हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 12th क्लास, हाउ आर यू ऑल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी तक आपने चैप्टर में जो भी टर्म्स पढ़ी हैं उन टर्म्स में से वो सब एक तरफ और ये वाला पोर्शन एक तरफ, तो इस चैप्टर में से इनमें से आने की जो पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस की वो बहुत ज्यादा है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को आइए अब हम लोग डिटेल में समझना शुरू करते हैं आइए। तो आइए अब देख लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं? अ जेनेटिक डिसऑर्डर इज ए हेल्थ प्रॉब्लम, ये एक स्वास्थ्य की समस्या है, ठीक है। अच्छा, कॉज्ड बाय वन और मोर एबनॉर्मेलिटीज इन द जीनोम। जीनोम किसे कहते हैं? यानी कि जो हमारा सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है, टोटल ओवरऑल जेनेटिक मटेरियल, उसको जीनोम कहते हैं, राइट। अच्छा, तो यानी कि एबनॉर्मेलिटीज आ जाए, एक या एक से ज्यादा एबनॉर्मेलिटीज आ जाए जीनोम में, तो उसकी वजह से जो हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इट कैन बी कॉज्ड बाय अ म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, मोनोजेनिक, अगर एक जीन में आएगी तो मोनोजेनिक, ठीक है, और अगर बहुत सारे मल्टीपल जीन्स में आएगी तो पॉलीजेनिक, और अगर और क्रोमोसोम्स में भी आ सकती है तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहेंगे। देखिए दोबारा से देखते हैं, इट कैन बी कॉज्ड बाय, यानी कि ये हो सकती है, कैसे हो सकती है? म्यूटेशन से हो सकती है, कॉज्ड बाय म्यूटेशन। म्यूटेशन टर्म हम लोग पहले वैसे डिफाइन कर चुके हैं, बाकी सडन एंड इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज कॉल्ड म्यूटेशन, ठीक है। अच्छा, क्या बोलता है कि म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, या तो एक जीन में हो जाए या मल्टीपल जीन में हो जाए या क्रोमोसोम्स में हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अभी तक लगभग 6000 ठीक जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल चुका है, और भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स पर खोज चल रही है। और एक और इंटरेस्टिंग बात कि हर 50 में से एक बंदा, यानी हर 50 में से एक आदमी को जीन से होने वाली समस्या है, ठीक है। यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है हर 50 में से एक बंदा, मगर कैसे? जीन की वजह से, अगर जीन की वजह से हो रही है, ठीक है। और हर 263 में से एक बंदा को क्रोमोसोम्स से होने वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। यानी क्रोमोसोम्स की वजह से जो जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा। तो डाटा आपके समझ में आ गया, ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स की। तो आइए अब देख लेते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के टाइप, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितने टाइप के होते हैं? तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। डिफाइन अभी बाद में करेंगे, एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी टाइप समझ लेते हैं। नंबर 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जीन रिलेटेड डिसऑर्डर या मेंडेलियन डिसऑर्डर फर्दर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, दूसरे होते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स। ये भी फर्दर फिर दो टाइप के होते हैं। ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स फर्दर दो टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स। और जो सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स होते हैं ये भी फर्दर दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर्स, एक होते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। अच्छा, अब इनके टाइप्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो 12th क्लास के सिलेबस में है वो जो मेन है वो डिजीजेस है, ठीक है। तो डिजीजेस कौन कौन सी हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं कि ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, यानी कि जो जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में टाइप नंबर 1 है ऑटोसोमल डिसऑर्डर, इसमें जो फर्दर टाइप है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। तो इसके एग्जांपल क्या है? ठीक है, इसके एग्जांपल है हंटिंगटन डिजीज, ठीक है। अच्छा, एक्टिनोट्रोप्लाजिया, तीसरी डिजीज है पॉलीडेक्टाइली। तो ये 3 एग्जांपल मैंने यहां लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी इनमें से कौन कौन से सिलेबस में है उन्हीं को हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एग्जांपल सभी के ले रहे हैं। उसके बाद चलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव, फिनाइल कीटोनूरिया, सिकल सेल एनीमिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्लैक
यूरिन डिजीज, ठीक है। इनमें से सिकल सेल एनीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके सिलेबस में भी है। चलिए क्या, उसके बाद चलते हैं सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स पे, जो इसके फर्दर दो टाइप्स हैं। तो इसमें जो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो टाइप है उसके एग्जांपल क्या है, डिफेक्टिव टूथ एनेबल, ठीक, ये इसका एग्जांपल है। और एक्स लिंक्ड रिसेसिव के एग्जांपल क्या है, कलर ब्लाइंडनेस और हेमोफीलिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हेमोफीलिया। अच्छा, अब चलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स ये भी फर्दर दो टाइप के हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर। अब ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स क्या है, इसमें एग्जांपल है डाउन सिंड्रोम, दूसरा एग्जांपल है एडवर्ड्स सिंड्रोम, तीसरा एग्जांपल है पेट्यूज सिंड्रोम। सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स के एग्जांपल ले लेते हैं टर्नर सिंड्रोम, जो कि सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट है, और इधर जो डाउन सिंड्रोम है ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम, इसमें के साइलेंट होता है, तो लाइन फिल्टर्स सिंड्रोम, ठीक है। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में है, ठीक। और सुपर मेल और सुपर फीमेल, तो ये डिजीजेस के हमने जेनेटिक डिसऑर्डर्स के टाइप की बात कर ली, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में कौन कौन सी बीमारियां हैं उनके बारे में बात करी। वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 6000 टाइप के डिजीजेस हैं, ठीक है, बट यहां पर कुछ के ही नाम मैंने यहां लिखे हैं, और इनमें से भी हम देखिए सिर्फ डिस्कशन उन्हीं को कर पाएंगे जो हमारे सिलेबस में है, ठीक है। अच्छा, तो अब हम लोग इनके बारे में आगे डिटेल लेते हैं कि आगे क्या है डिटेल। जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, मान लेते हैं यहां पर जो टर्म्स आ रहे हैं, जैसे जेनेटिक जीन रिलेटेड डिसऑर्डर्स आ रहे हैं या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, इनको तो डिफाइन करना बनता है, ठीक है। उसके बाद जो टर्म आ रही है ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है, या सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स, ऐसे यहां पे भी ऑटोसोमल क्रोमोसोम डिसऑर्डर, सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। तो पहले इन टर्म्स को लेकर के डिफाइन करेंगे, और हम आज हम ये भी देखेंगे, क्योंकि लास्ट जो हमारी लास्ट वीडियो थी जो हमारा, उसके अंदर हमने पेडिग्री एनालिसिस जो था, ठीक है, वो पेडिग्री एनालिसिस हमने वो उसके जो टर्म्स यूज होती हैं पेडिग्री एनालिसिस में, कि मतलब सिंबल्स, वो सिंबल्स तो हमने समझ लिए थे, बट एक्चुअली में उनका यूज क्या है, क्या हम पेडिग्री एनालिसिस करके क्या डिजीज के बारे में पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखते हैं हम लोग, तो हम लोग अब की बार प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम पेडिग्री एनालिसिस करके क्या वाकई में डिजीज बता सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो आइए इससे पहले कि हम लोग डेफिनेशंस के डिटेल में जाएं, ठीक है, या फिर जो डिजीजेज हैं उनको पढ़ना शुरू कर दें डिजीजेज को, उससे पहले कुछ टर्म समझते हैं, ठीक है। पहले हम लोग यहां समझते हैं कि यहां पर मैंने बताया कि एक तो जीन से डिजीज है और एक क्रोमोसोम से डिजीज है, ठीक है ना। अच्छा, तो जो क्रोमोसोम वाली डिजीज है वो क्या है, मतलब ये क्रोमोसोम है, तो अगर क्रोमोसोम में ही कोई जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स वगैरह में या क्रोमोसोम्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो क्रोमोसोम से रिलेटेड डिजीज हो जाएगी। और जो जीन से रिलेटेड डिजीज होगी वो क्या होगी, कि अगर ये जीन है, ठीक है, यहां पर कोई म्यूटेशन आ जाता है जीन के अंदर, ठीक, ये जीन्स है और यहां कोई म्यूटेशन आ रहा है, जीन्स कहीं भी हो सकता है, ठीक है, 11 जीन्स भी हो सकता है, सपोज कर लीजिए, तो जीन से भी बीमारी आती है, ठीक है, तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। अच्छा, अब यहां पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आपको बता दूं कि दो टाइप के होते हैं, क्रोमोसोम्स दो टाइप के हैं, ठीक है। जो पहले टाइप के होते हैं वो होते हैं ऑटोसोम्स, ठीक है। अच्छा, और इनको ऑटोसोम्स को बॉडी क्रोमोसोम्स भी बोल देते हैं, और दूसरे वाले जो होते हैं इनका नाम है एलोसोम्स, ठीक, या इनको सेक्स क्रोमोसोम भी बोल देते हैं, ठीक है। अब जो ऑटोसोम्स होते हैं ये टोटल ह्यूमन बॉडी के अंदर 22 का पेयर होता है, ठीक है, 22 इंटू 2 44, टोटल नंबर कितने होते हैं, 44 होते हैं,
और बाकी जो एक सेट बचता है, ठीक है, अच्छा वो क्या होता है, क्योंकि 23 का पेयर होता है तो एक सेट क्या हो गया, जो सेक्स क्रोमोसोम्स हो गया, यानी एक्स और वाई, ठीक, अच्छा, या फिर या तो एक्स एक्स या एक्स वाई, ठीक है ना, अगर फीमेल है तो एक्स एक्स और मेल है तो एक्स वाई। तो इस तरीके से जो टर्म आ रही है बार बार आप जब सुन रहे हैं कि आपने देखा कि ऑटोसोमल, ठीक है, जीन ऑटोसोमल डिजीज, जीन सेक्स क्रोमोसोमल डिजीज, तो ये जो टर्म्स आ रही है ये अब आपको समझना पड़ेगा कि ऑटोसोम का मतलब हो गया सोमाटिक सेल्स वाली डिजीज, ठीक है, अच्छा, और एलोसोम्स का मतलब हो गया जो सेक्स क्रोमोसोम्स वाली डिजीज, ठीक है, इस टर्म को हमें समझना पड़ेगा। अब यहां पर हमें यह देखना है कि इसको डिनोट, जो एलोसोम्स होते हैं इनको डिनोट करते हैं ए से, ये भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, और इनको तो हमें पता है एक्स एक्स या एक्स वाई से डिनोट करते हैं। अब हम चलते हैं, अगर हमें पेडिग्री एनालिसिस दे रखा हो एग्जाम के अंदर, पेडिग्री एनालिसिस दे रखा है सपोज कीजिए, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि इसके इस जो पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है इसमें कौन से टाइप की डिजीज है, ठीक है, तो आइए पेडिग्री एनालिसिस को, तो आइए अब देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई पेडिग्री हमें दिया हुआ है, पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है, तो फैमिली का पेडिग्री एनालिसिस देख के क्या हम बता सकते हैं कि डिजीज डोमिनेंट है या रिसेसिव है, डिजीज हमें ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, ठीक है, अच्छा, तो क्या ये हम बता पाएंगे? आइए पेडिग्री एनालिसिस को देख करके बताते हैं कि क्या हम बता सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो देखिए सपोज कीजिए ये एक पेडिग्री एनालिसिस दिया हुआ है यहां पर, तो यहां पर एक फीमेल है जो कि इन्फेक्टेड है और मेल इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, सर्कल का मतलब आपको पता है फीमेल होता है और स्क्वायर मींस मेल, अगर डार्क है तो इन्फेक्टिव है, अच्छा, तो अब इसको मैंने यहां पे लिख दिया सफरर है, ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद इनसे बच्चे होते हैं 4। अब जो जनरेशन है उसको डिनोट करते हैं रोमन नंबर से, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन में बच्चे हुए 4, गर्ल बेबी, बॉय बेबी इन्फेक्टेड है, बॉय बेबी इन्फेक्टेड नहीं है और गर्ल बेबी इन्फेक्टेड है। अब जो बॉय बेबी है और उसकी शादी, ठीक है, नॉर्मल फीमेल से हो जाती है, ठीक है, जो कि किसी डिजीज से इन्फेक्टेड नहीं है, तो उनकी आगे की जो जनरेशन हो रही है उस जनरेशन में इन्फेक्शन किसी को भी नहीं है, कोई इन्फेक्टेड नहीं है, ठीक है, अच्छा, मगर अगर इन्फेक्टेड फीमेल, ठीक है, वही सेम इसकी मदर वाली, ये तो डॉटर होगी ना, तो इसके मदर वाली कहानी की जो मदर को थी तो आगे बच्चों में डिजीज होगी, तो ऐसी यहां पर मदर को डिजीज है तो आगे चल करके किसी ना किसी में वो डिजीज देखने को मिल रही है, बॉय में नहीं मिली बट फीमेल में देखने को मिली, बॉय में देखने को नहीं मिली, ये इनकी थर्ड जनरेशन यहां हो गई, ठीक है। तो अब यहां पर आप देखिए कि ये जो डिजीज है ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, देखिए यहां जनरेशन में थी, सेकेंड जनरेशन में थी, थर्ड में अगर है तो आ गई, नहीं है तो नहीं है ये, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो गई, यानी कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रही है, जी टू जी ट्रांसफर हो गई, ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात हमें क्या देखनी है कि क्या मेल में जा रही है तो फीमेल में भी जा रही है, इट मींस मेल फीमेल दोनों में इक्वली जा रही है, मेल और फीमेल में इक्वली जा रही है, ठीक है, अच्छा, एक तो ये टर्म हो गई। अब देखिए दूसरी तरफ टर्म पे चलते हैं, वहां पर क्या है कि इन्फेक्टेड नहीं है, फादर में भी नहीं है, मदर में भी नहीं है, मतलब इट मीन अभी सफरर नहीं है, सफरर नहीं है, मगर देखने में ये मिलता है कि जब इनकी, ये तो फर्स्ट जनरेशन हो गई, और देखने में मिलता है कि जो सेकेंड जनरेशन है, सेकेंड जनरेशन में इनके बच्चे होते हैं 4, बॉय बॉय गर्ल और गर्ल, तो देखने में ये मिलता है कि जो बॉय है वो फिर सफरर है और गर्ल जो है वो सफरर, वो भी एक सफरर है, अच्छा, तो अब आगे देखिए, मान लीजिए इसमें जो ये गर्ल और बॉय हुए हैं इनमें डिजीज नहीं है मगर इनकी भी आगे फर्दर जनरेशन में डिजीज है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या थे, कैरियर थे, ठीक है, अच्छा, तो ये कैरियर हो गए, अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं कि अगर ये कैरियर थे, डिजीज के कैरियर थे बट आगे वाली जनरेशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है, तो ये वाले होते हैं, इनको बोलते हैं रिसेसिव, और अगर जनरेशन टू जनरेशन देखने को डिजीज मिल रही है तो इसे बोलते हैं डोमिनेंट,
चलो ये तो टर्म समझ में आ गई कि डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अब बात कर लेते हैं कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। ठीक, अब इसका पता कैसे लगाएंगे? अगर जो सेक्स लिंक्ड होता तो उसका जो टर्म होता वो ये होता कि मदर से जाता, मदर से सन में और सन से डॉटर में जाता डिजीज। तो अब यहां पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो क्या ऐसा दिख रहा है आपको? यहां पे सन में भी आई तो डॉटर में भी आई, तो यानी कि दोनों में इक्वल ही जा रही है। ठीक है ना? अच्छा, तो ये वाला पैटर्न तो है ही। ऐसे ही सेम यहां चलते हैं। यहां पर क्या पैटर्न नजर आ रहा है कि डॉटर सन में आई तो डॉटर में, पहले सेकंड जनरेशन में दोनों में इक्वल ही गई। इट मींस ये हुआ कि दोनों ही एग्जांपल यहां पर ऑटोसोमल के दिए थे। ठीक है, ये भी ऑटोसोमल का था और ये भी ऑटोसोमल का था। सेक्स वाला एग्जांपल मैंने नहीं दे रखा था, बट आपने देख करके बता दिया कि सेक्स वाला एग्जांपल नहीं है। तो अगर ये पूछे कि ये पेडिग्री किसका एग्जांपल है, तो आप बोलेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज का एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि इनमें ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। अब ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़े थे कि ऑटोसोमल रिसेसिव कौन कौन से होते हैं, वो डिस्क्राइब अभी करने वाले हैं हम आगे। ठीक है, तो ऑटोसोमल रिसेसिव है। अच्छा, और यहां पर कैसे पता लगा लिया हमने? तो हम क्या बोलेंगे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। ठीक है, अब आपके समझ में तो आ गया कि रिसेसिव कैसे, डोमिनेंट कैसे। ठीक है, फिर भी एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि यहां पर देखिए ये फादर है, मदर है, दोनों में डिजीज नहीं है, मगर इनकी जनरेशन में, अगली जनरेशन में डिजीज देखने को मिल रही है, वो भी इक्वली रूप से। अगर सन को हो रही है तो डॉटर को भी हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो इट मींस पहली जनरेशन में डिजीज नहीं है, सेकंड जनरेशन में देखने को मिली है, तो इसको बोलते हैं रिसेसिव होना। ठीक है, ऐसे ही इधर भी देखने को मिला। देखिए इनकी डॉटर की शादी जब एक अनअफेक्टेड पर्सन से करवा दी गई, मगर फिर इनकी जनरेशन में फिर देखने को मिली, तो इसका मतलब ये कैरियर का काम कर रही थी फीमेल यहां पर, और ये भी कैरियर का काम कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे केस में जब पहली जनरेशन में ना हो मगर दूसरी जनरेशन में देखने को मिले, तो ऐसे को तो रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और डोमिनेंट किसे बोलते हैं? कि जब जनरेशन टू जनरेशन देखने को मिल रही है, अगर डिजीज है तो आगे वाली जनरेशन में गारंटेड देखने को मिलेगी। देखिए यहां पर तो खैर इसमें आगे मैंने शो नहीं करता, बट यहां शो किया हुआ है। देखिए यहां पे डॉटर को है तो डेफिनेटली आगे वाली जनरेशन में डिजीज देखने को मिल रही है। तो डिजीज जो है यहां मदर को है तो यहां बच्चों में आ गई, तो ये डोमिनेंट हो गया। तो डोमिनेंट और रिसेसिव तो क्लियर हो गया, बट अगर पूछ ले आपसे कि ऑटोसोमल है या सेक्स है, सेक्स लिंक है, तो वो मैंने आपको बता दिया कि वो पैटर्न देखने के लिए इसकी तरफ देखेंगे, इस पैटर्न पे जाएंगे कि अगर मदर से सन में ट्रांसफर होती है, मदर टू सन और सन टू डॉटर पैटर्न से ट्रांसफर हो रही हो, तो सेक्स वाली होनी चाहिए। और अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर क्या बोलेंगे? ऑटोसोमल है। तो यहां पर जो मैंने आपको एग्जांपल दे रखे थे वो दोनों ही ऑटोसोमल के थे। तो आई होप ये जो टर्म्स थी ये आपके समझ में आई होंगी, क्योंकि अब डिजीज वाला जो आगे कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।